तो चलिए ये देखिए फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। और आपको याद होगा कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग करंट को फंडामेंटली समझ रहे थे, फार्मूला डेवलप किए थे और आपको टाइप्स ऑफ करंट बताए थे, यूनिट्स वगैरह सब बताए थे। और साथ ही साथ आपको 2 स्पेशल टर्म्स इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में बता रहे थे, जिसमें आपका जो पहला टर्म था वो आपका था करंट डेंसिटी और दूसरा ड्रिफ्ट करंट। और यहाँ तक हम लोग पढ़े थे फर्स्ट पीरियड में। और ये सेकेंड लेक्चर है। हम आपको बताए थे कि हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझने के बाद ओम्स लॉ आज पढ़ेंगे। तो ठीक है, ओम्स लॉ को पढ़ा जाएगा। पहले ये सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं और इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ हेडिंग दिए हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ लिखा गया है कि मोस्ट ऑफ डायरेक्ट करंट, डीसी करंट के बारे में कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ डीसी करंट पासेस थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंडक्टर। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंडक्टर इज मोर फॉर द करंट पासेज देन द मार्जिनल पार्ट। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो डीसी करंट है वो ज़्यादातर किसी कंडक्टर के सेंट्रल पार्ट से होकर के पास करता है, मार्जिनल पार्ट के रिस्पेक्ट में करंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये अगर कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर, तो इसमें जो डीसी करंट है वो सेंट्रल पार्ट से ज़्यादातर होके पास करता है, मार्जिनल पार्ट के रिस्पेक्ट में। मतलब बाहरी पार्ट से नहीं, सेंट्रल पार्ट से पास करता है। इसीलिए डीसी करंट में आप देखते होंगे कि एक सिंगल वायर का ही यूज किया जाता है, जिसको हम यहाँ पे पॉइंट में लिखे हैं, डीसी वायर इज सिंगल स्ट्रैंड वायर। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में इसी तरह से लिखे हैं कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, पासेस थ्रू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आगे लिख रहे हैं कि सो द करेंट डेंसिटी अपॉन द सरफेस इज मोर देन द सेंट्रल पार्ट ऑफ कंडक्टर। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल है जिससे करंट पास कर रहा है, अगर वह एसी करंट है तो वो मार्जिनल पार्ट, बाहरी पार्ट से ज़्यादा होकर पास करेगा सेंट्रल पार्ट के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको देखते होंगे कि डीसी करंट वायर को अगर आप टच करते हैं तो करंट नहीं लगता है, क्योंकि ज़्यादातर करंट सेंट्रल पार्ट से होकर पास करता है। जबकि एसी में देखते हैं कि जैसे ही वायर को आप टच करते हैं, अगर वायर पर कवर नहीं है तो आपको करंट का झटका लगता है, क्योंकि ज़्यादातर करंट यहाँ पर मार्जिनल पार्ट, मतलब बाहरी सरफेस से होकर के जा रहा होता है करंट, जबकि यहाँ पर सेंट्रल पार्ट से होकर जा रहा होता है। तो ये एक पॉइंट था, इसको नोट कर लेना है। थर्ड पॉइंट में लिखे हैं कि द डीसी वायर इज सिंगल स्ट्रेंथ वायर। मतलब डीसी वायर एक सिंगल वायर होता है, वेयर एज एसी वायर इज मल्टीपल स्टेट वायर। जबकि आप एसी वायर को देखते होंगे तो उसमें ग्रुपिंग ऑफ वायर, बहुत सारा वायर का ग्रुप होता है, जो कि एसी वायर होता है। डीसी वायर सिंगल वायर होता है। तो ये नोट कर लेना है। फोर्थ नंबर में है वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। कंडक्टिंग मीडियम के लिए ड्रिफ्ट स्पीड का जो वैल्यू है वो डिफाइंड किया गया है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड या 10⁻⁻2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है इससे। 5 नंबर देखिए, व्हेन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज इक्वल टू 0। अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी 0 होता है, इक्वल टू 0। देन द इलेक्ट्रॉन मूव्स। हाँ, कहा गया कि अगर जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रॉस अप्लाई की और वो 0 अगर होता है तो देन द इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ लाइट रैंडम, सो नेट चार्ज फ्लो थ्रू ए
क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इक्वल टू 0। मतलब यहाँ ये कहा गया कि जैसे ही अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं वो 0 अगर होता है कंडक्टर के क्रॉस, तो उसमें जो है आपका कहा गया कि नेट चार्ज फ्लो क्रॉस सेक्शनल, नेट चार्ज जो है क्रॉस सेक्शन से 0 हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो स्पीड ऑफ लाइट से रेंडमली जो है इसमें फ्लो होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए यहाँ के बाद जो है हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते हैं। ओम्स लॉ को कॉन्सेप्ट के साथ चलिए समझा जाए। इसको लिख लीजिएगा, आप लोग लिख लिए होंगे तो इसको मिटाते हैं और ओम्स लॉ देखते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं ओम्स लॉ, यही आज का मेन टॉपिक है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को यहाँ से समझते हैं। वैसे आप 10th क्लास में भी इस लॉ को पढ़े थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ हम लोग कंसेप्ट से इस लॉ को पढ़ने वाले हैं और प्रूफ भी करेंगे इस लॉ को। तो आप ओम्स लॉ को प्रूफ नहीं किए होंगे अभी तक, इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे आज। तो देखिए पहले ओम्स लॉ का थोड़ा सा यहाँ डिफिनीसन लिखा गया है कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइडेड इफ द फिजिकल कंडीशन material, shape, size, temperature etc. of the conductor is constant, is called Ohm's law या is known as Ohm's law। इसी को Ohm's law बोलते हैं। कहा गया कि अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अगर, तो पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद जितना पोटेंशियल अप्लाई होता है इस कंडक्टर के क्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होता है। मतलब जितना पोटेंशियल आप अप्लाई करेंगे इसके टर्मिनल के क्रॉस कंडक्टर के, उतना ही इसमें करंट फ्लो होगा। मतलब ये ओम्स लॉ के द्वारा डिफाइंड हुआ है। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ के बाद ये जो इक्वल टू साइन आता है लॉ के बाद, लेकिन कंडीशन भी साथ साथ है कि टेम्परेचर इस मटेरियल का कांस्टेंट होना चाहिए, शेप साइज चेंज नहीं होना चाहिए, मटेरियल जो है एक ही क्वालिटी के यूनिफॉर्म मटेरियल से ये बना होना चाहिए। मतलब ये कंडीशन के साथ ये लॉ वर्क करता है। तो अब देखिए V जितना पोटेंशियल अप्लाई किए उतना ही यहाँ उसी के रेशियो में, उसी के रिस्पेक्ट में करंट इंड्यूस होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, यही है ओम्स लॉ। तो यहाँ V इक्वल टू, जैसे ही यहाँ कांस्टेंट का बात आता है तो यहाँ रेजिस्टेंस एक नया यूनिट, यहाँ यूनिट कह सकते हैं या इसको क्वांटिटी एक कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं, क्योंकि लॉ के बाद जैसे ही इसको इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, आपको मालूम है। तो यहाँ R आया है I, तो यहाँ से V इक्वल टू IR लिख रहे हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ लिखे हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR। कंडीशन वहाँ लिखा गया है कि शेप, साइज, मटेरियल, टेम्परेचर ये सब कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब यहाँ V इक्वल टू IR आ चुका है, यही है ओम्स लॉ मैथ फॉर्म में। ओम्स लॉ का ये इक्वेशन हो चुका है। तो वेयर जो है R क्या है, तो रेजिस्टेंस है। किसी भी कंडक्टर का या किसी कंडक्टर का कहें, नॉन कंडक्टर का, किसी भी मटेरियल का एक अपना रेजिस्टेंस होता है। ये फर्स्ट टाइम जो है ओम्स लॉ के द्वारा यहाँ पर दिया गया है रेजिस्टेंस R को। तो रेजिस्टेंस का यूनिट वगैरह ओम्स हो जाएगा, ऐसा ही आप समझेंगे आगे। अभी यहाँ ओम्स लॉ हम लोग समझ रहे हैं तो इसी पे कंसंट्रेट करेंगे। तो यहाँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR एट कंडीशन कि मटेरियल, शेप, साइज, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो इसी को ओम्स लॉ बोला जाता है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इस लॉ को प्रूफ करने का बात हो तो प्रूफ कैसे करें, तो यहाँ से हम लोग चलिए लिखते हैं, इसको आप नोट करते चलिएगा। यहाँ से लिखते हैं प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। अभी तक आप लोग ओम्स लॉ प्रूफ नहीं किए होंगे, यहाँ से हम लोग ओम्स लॉ को प्रूफ करने चल रहे हैं। ओम्स लॉ को प्रूफ करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग एक रास्ते पे चलेंगे, डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे और ये लास्ट में ये रिजल्ट आना चाहिए V इक्वल टू IR, तो प्रूफ हो जाएगा।
तो एक काम करते हैं, ये जो कंडक्टिंग मटेरियल लिए है इसका लेंथ मान लेते हैं कि इसका लेंथ जो है एल है। एल मीटर, एल सेंटीमीटर, यूनिट नहीं ले रहे हैं तो एल केवल बोले हैं। अब यहाँ से हम लोग चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं और यहाँ लिखा जाए सिंस वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड कल ही बता रहे थे कि जैसे ही अप्लाइड करते हैं तो ये निगेटिव चार्ज टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करने लगता है, जिस वजह से करंट इंड्यूस होता है। तो ड्रिफ्ट स्पीड इक्वल टू होता है s/t। s का मतलब यहाँ लेंथ से है और इसका पूरा लेंथ जो है l है, देख ही रहे हैं। तो स्पीड इलेक्ट्रॉन का अगर मेजर करना हो ड्रिफ्ट स्पीड तो यहाँ हो जाएगा l/t। वैसे ड्रिफ्ट स्पीड का अपना फार्मूला जो है क्या आया था कल, J/ne, रिलेशन फॉर्म में J/ne आया था। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ड्रिफ्ट स्पीड का फार्मूला आया था I/NAE। कल आपको बताए हैं ये सब कुछ। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख करके इसको आप समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो ड्रिफ्ट स्पीड का ये फार्मूला आया था। वैसे ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन का स्पीड है, तो यहाँ पे कंडक्टर पर उसका स्पीड टोटल लेंथ बाई टाइम होगा ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना स्पीड उसका होगा, तो l/t, रिलैक्सेशन टाइम है t। तो अब यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जगह पर, जब हम लोग को आगे मन करेगा ये वैल्यू रखने का या ये, तो रखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखेंगे सिंस l इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at², क्योंकि यहाँ चार्ज इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये वाला इक्वेशन यहाँ यूज हो सकता है। ध्यान से समझिए, l इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। मान लेते हैं कि इनिशियल स्पीड 0 होता है, क्योंकि 0 ही टेकन करते हैं, तो हो जाएगा हाफ at²। ये a जो है एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन का, तो a इक्वल टू होता है F/m, फोर्स बाई मास। समझ में बात आ रहा होगा। फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है फोर्स कितना होता है, चार्ज इंटू Q इंटू E होता है। तो यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, F इक्वल टू QE होता है ना, तो चार्ज के जगह पर इलेक्ट्रॉन ले लिए, E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हुआ है ना जी, यहाँ जिधर करंट इंड्यूस हुआ है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इंड्यूस होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, जो मूव कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन इधर, उस पर चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज E या इंटू कैपिटल E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो F इक्वल टू स्मॉल e मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू E, तो इसलिए A इक्वल टू मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ जाएगा E/m। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ L इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ a के जगह पर E/m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू t²। अब इसको पुट करेंगे यहाँ पर L के जगह पर। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यह यहाँ आपको समझाने के लिए लिख रहे थे, आप भी इस तरह से लिख लीजिएगा। तो पुट करते हैं और यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। आपको दिख रहा होगा साफ साफ ही सब कुछ। तो L का जो ये वैल्यू आया है इतना, ये वाला पुट करेंगे L के जगह पर यहाँ पर। तो Vd इक्वल टू लिखेंगे हाफ E/m t² डिवाइडेड बाई t। तो एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है ओम्स लॉ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अब ये वाला फार्मूला, ये जो वैल्यू है अब रखेंगे। सिंस Vd इक्वल टू I/NAE होता है, तो Vd के जगह पर अब ये रखेंगे। तो I/NAE इक्वल टू हो जाएगा आपका
हाफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक टाइम बचा है टी, एक ही टी कैंसिल हुआ ना। तो अब यहाँ से एक बात और लिखेंगे, सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पोटेंशियल के साथ रिलेशन V बाई एल, क्योंकि आपको बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस dV बाई dx dr होता है ना, उसी बेसिस पर पोटेंशियल बाई लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर लेंथ को ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, बताया गया है ये रिलेशन जब बता रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच। तो E इक्वल टू V बाई एल, तो यहाँ E के जगह पर V बाई एल रखेंगे। ये कैसे सोचे, क्योंकि V और I का रिलेशन आना चाहिए ना, यहाँ पे प्रूफ करना है ओम्स लॉ, V इक्वल टू I यार, बात समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे रखेंगे ये E के जगह पर V बाई एल, I बाई एन ए ई इज इक्वल टू 1/2 E V T बाई एम एल। अब क्या करें, यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियल है। अब यहाँ से करना क्या है कि इस पूरे टर्म को इस साइड भेज दें और इसको भी इस साइड भेज दें, तो आ जाएगा, चाहे इसी को उस साइड भेज देते हैं, I इज इक्वल टू ये जाएगा इस साइड, तो n एक E है, एक पहले से ही है, तो NE स्क्वायर हो जाएगा A T इंटू V है, ये T है, डिवाइडेड बाई 2ml। ठीक है। अब देखिए, अब ये वाले टर्म को इस साइड भेज देते हैं, तो हो जाएगा V इज इक्वल टू I तो है ही यहाँ, ये पूरा टर्म इधर आ रहा है, तो 2m बाई NE स्क्वायर इंटू टी, NE स्क्वायर नीचे आएगा ना, इधर भेज रहे हैं, तो NE स्क्वायर टी, और A भी नीचे आएगा, L ऊपर गया है तो इसको हम अलग से रखना चाहेंगे, L ऊपर बाई A, और उसके बाद भी नहीं, भी तो है ही यहाँ, भी I न बचेगा तो I। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, इस पूरे टर्म, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये भी फिक्स है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E स्क्वायर, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो है टाइम भी, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहेगा, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो हम लोग वेयर 2m बाई NE स्क्वायर टी को रो मान लेंगे, रो का मतलब है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी ब्रैकेट में लिख दिए, मतलब इस पूरे टर्म को 2m बाई NE स्क्वायर टी को रो मान लिए हैं। तो एक रो का ये फार्मूला आ गया है, ये ध्यान रखिएगा, रो किसको इंडिकेट किए हैं, रजिस्टिविटी को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट करिए जल्दी से, तो मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से आगे चलते हैं, इधर आप देख पा रहे हैं कि रो इज इक्वल टू आ चुका है 2m बाई NE स्क्वायर इंटू टी, इतना को रो मान चुके हैं, तो फार्मूला भी ये हो गया। वेयर लिख लेते हैं, वेयर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg होता है। n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम, बताए थे कल n के बारे में। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है, साइन निगेटिव के साथ। T क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, इंटरवल।
तो सबके बारे में बता दिए हैं। तो अब यहाँ पर ये रो हो गया है, तो V इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ रो इंटू एल बाई ए इंटू आई। अब फिर लिखते हैं यहाँ से कि वेयर रो इंटू एल बाई ए ही रजिस्टेंस है। ये जो है रो इंटू एल बाई ए का ये पूरा वैल्यू आर के इक्वल होता है रजिस्टेंस के। ये बात ध्यान रखिएगा, ये रजिस्टेंस का भी फार्मूला यहाँ से आ रहा है कि आर इजकल टू रो इंटू एल बाई ए होता है रजिस्टेंस इजकल टू। तो अब यहाँ से हेंस लिख सकते हैं, जब रो इंटू एल बाई ए के जगह पर आप आर रखिएगा तो प्रूफ हो जाएगा ओम्स लॉ V इजकल टू आई आर। प्रूफ्ड। तो ओम्स लॉ प्रूफ कर दिए इस तरह से हम लोग चलते हुए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हेल्प से। आपको समझ में बात आया होगा। इसको प्रूव करते समय हम लोगों को दो नया चीज़ मिला है, रजिस्टिविटी और इसका फार्मूला, और रजिस्टेंस का भी फंडामेंटल फार्मूला मिला है। तो इस पूरे को नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इसके बाद हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रजिस्टिविटी देखने जा रहे हैं। रजिस्टिविटी का यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। रजिस्टिविटी अगर डिफाइंड हो जाए मटेरियल का तो रजिस्टेंस तो डिफाइंड हो ही जाएगा। तो चलिए यहाँ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रजिस्टिविटी देखते हैं कि रजिस्टिविटी किस किस फैक्टर से अफेक्टेड होता है। तो इसको मिटा दें, लिख लिए होंगे। अब यहाँ से चलिए देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो रजिस्टिविटी किस किस फैक्टर से अफेक्टेड होगा यहाँ से हम लोग देखने जा रहे हैं, और वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, या इसी को हम लोग दूसरे वे से कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी। मतलब रजिस्टिविटी किस किस फैक्टर से वेरी करेगा, इसका वेरिएशन क्या है। तो हम लोग अभी देख रहे थे कि रजिस्टिविटी रो इजकल टू 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है m 2m बाई n e स्क्वायर इंटू टी है। तो इसी के बेसिस पर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के मास, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टाइम रिलैक्सेशन, ये फार्मूला में आया है, ये सब कुछ कांस्टेंट है वैसे। तो पहला जो है इसका फैक्टर अफेक्टिंग यहाँ लिखे हैं विथ द मटेरियल, क्योंकि ओम्स लॉ में आप देख ही रहे थे कि मटेरियल, टेम्परेचर, शेप साइज कांस्टेंट रहना चाहिए था। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये रो या रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी है, ये रो क्या है, रजिस्टिविटी है। तो ये मटेरियल से डिपेंडेंट होगा ही। तो यहाँ लिखे हैं विथ द मटेरियल या मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के मटेरियल से ये रो डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है तो देख लीजिए। रो जो है नॉन कंडक्टर के लिए रजिस्टिविटी हाई होता है। अगर नॉन कंडक्टर मटेरियल है तो उसका रजिस्टिविटी हाई होता है सेमी कंडक्टर के रिस्पेक्ट में, और सेमी कंडक्टर का हाई होता है कंडक्टर के रिस्पेक्ट में। मतलब सबसे कम रजिस्टिविटी अगर है तो कंडक्टर का, ठीक है, कंडक्टर का रजिस्टिविटी सबसे लो होता है, उसके बाद सेमी कंडक्टर का, तब नॉन कंडक्टर का। बात आता है इसका ऑर्डर क्या है, इसका वैल्यू क्या होता है अप्रॉक्स। तो देखिए वो भी लिखे हैं कि फॉर कंडक्टर के लिए रो का वैल्यू 10 का पावर -8 ओम मीटर होता है। ओम मीटर रजिस्टिविटी का जो है यूनिट है, ओम मीटर होता है रजिस्टिविटी का यूनिट, ठीक है। फॉर सेमी कंडक्टर के लिए जो है देखिए वैल्यू है 10 का पावर +3 ओम मीटर। नॉन कंडक्टर के लिए 10 का पावर +16 ओम मीटर। तो सबसे ज़्यादा यहाँ किसका वैल्यू देखने को मिल रहा है ऑर्डर में ऑर्डर में सबसे ज़्यादा वैल्यू नॉन कंडक्टर का ही है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद सेमी कंडक्टर का, इसका सबसे कम है रजिस्टिविटी वैल्यू। तो इसको याद रखिएगा, ऑर्डर भी याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग देखिए यहाँ लिखे हैं विथ द टेम्परेचर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा गया है द वैल्यू ऑफ रो मतलब रजिस्टिविटी फॉर कंडक्टर इंक्रीजेज इन इट्स टेम्परेचर। मतलब अगर किसी कंडक्टर का इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो उसका जो है रजिस्टिविटी भी बढ़ता है।
द वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी कंडक्टर इंक्रीजेज इन इट्स टेम्परेचर। मतलब अगर कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं आप तो उसका रजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ध्यान रखना है, कंडक्टर के लिए रजिस्टिविटी इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। ध्यान रखना होगा, ये आपको एग्जाम में पूछेगा इससे क्वेश्चन। वेयर एज फॉर नॉन कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर डिक्रीजेज विथ द इंक्रीजेज इन इट्स टेम्परेचर। मतलब रो जो है टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली है, किसके लिए? तो सेमी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। किस तरह से, तो इसको भी हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से। तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर का रिलेशन रजिस्टिविटी के साथ कैसे डिफाइंड होगा। तो इसको नोट कर लिए होंगे। तो लिखा गया यहाँ कि रिलेशन, आप भी लिखिएगा, हेडिंग एक तरह से है ये, रिलेशन बिटवीन resistivity at temperature T and resistivity at temperature 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये रो टी है। रो टी क्या है? तो ये है आपका रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी ना, रजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड। एनी टेम्परेचर का मतलब गिवन भी हो सकता है, यहाँ गिवन टेम्परेचर जो दिया गया हो। रो नट का मतलब है रजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, या एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग को फाइंड करना है कि किसी दिए गए टेम्परेचर के लिए रोटी का वैल्यू क्या हो। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला है। मान लीजिए कि फार्मूला क्या है, पहले तो फार्मूला लिखेंगे तब समझेंगे। तो रोटी इजकल टू होता है रो नट प्लस रो नट इंटू अल्फा डेल्टा टी। मतलब टेम्परेचर कहीं ना कहीं राइज होगा या ड्रॉप होगा। तो चेंज टी का मतलब आप समझते हो, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल। ठीक है, तो रोटी इजकल टू यहाँ रो नट कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। तो इसी तरह से इस इक्वेशन से मेजर होता है कि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर राइज किया गया या ड्रॉप किया गया तो उसके रजिस्टिविटी में क्या इफेक्ट होगा, वो कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। तो उसके लिए इसी इक्वेशन का यूज करते हैं। यहाँ एक अल्फा नया टर्म आया है, तो इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। रोटी इजिकल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। वेयर अल्फा क्या है? अल्फा का यहाँ इंपॉर्टेंस है, अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर, दिए गए टेम्परेचर के लिए ये जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फ़ा। अब अल्फ़ा का वैल्यू जो है डिपेंड करता है मटेरियल पर, कंडक्टर का मटेरियल और टेम्परेचर का, कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है, उसका मटेरियल शेप क्या है। तो लिखेंगे अल्फ़ा मतलब कि टेम्परेचर कोफिशिएंट depends upon nature of material and its temperature। इसका वैल्यू क्या हो? तो वैल्यू ऑफ अल्फा में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये भी नोट करते चलिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अल्फ़ा का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो किसके लिए पॉजिटिव, किसके लिए नेगेटिव, किसके लिए जीरो हो, वो भी चलिए नीचे लिख लेते हैं। तो फॉर कंडक्टर्स के लिए अल्फ़ा का वैल्यू पॉजिटिव होता है,
फॉर नॉन कंडक्टर अल्फा का वैल्यू निगेटिव होता है। फॉर सम एलॉयज़ के लिए अल्फ़ा का वैल्यू 0 टेकन करते हैं। और जैसे सम एलॉय के लिए एग्जाम्पल लेना हो तो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मैग्नीन, हो सकता है नाइक्रोम एक्सेट्रा, ये सब जो है एलॉय के एग्जाम्पल हैं। तो इसके लिए अल्फ़ा का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके बाद का चर्चा करेंगे, रेजिस्टेंस का फैक्टर अफेक्टिंग देखेंगे, रेजिस्टेंस के लिए चर्चा होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे, समझते चलिए, पूरा धीरे धीरे हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे, कंप्लीट हो जाएगा समय के साथ। मन से वीडियो को देखिए, है ना, कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलर जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें और एकदम क्लास के तरह तो बता रहे हैं, जैसे क्लास में बताते हैं उसी तरह से कोशिश करते हैं कि बताएं। बशर्ते आप लोग सामने नहीं होते हैं तो एक्सप्रेशन वो वाला नहीं आ पाता है। तो कोशिश में लगे हैं, आप भी कोशिश कर रहे होंगे, लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।